नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, आज 10 मई 2020 आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है आरबीएल बैंक। जी हाँ, आज हम आरबीएल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो न्यूज़ है वो निकल के आ रही है, उस न्यूज़ को देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये बैंक कहाँ 28 मई 2019 को 700 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और अभी गिर के अप्रॉक्स 120 रुपये तक आ गया। तो उसको हम पूरी डिटेल में एनालाइज करेंगे कि ऐसा किस कारण से हुआ उसको, और हम लोग डिटेल में देखेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, ये शेयर कैसा इन्वेस्टमेंट करने के तरीके से इसको हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे। और हम इसमें देखेंगे कि जो लोग अभी आरबीएल बैंक में फंसे हुए हैं उसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि जो एक्चुअली एस बैंक के कारण जो इंडसइंड बैंक है और आरबीएल बैंक है तो फिर बंधन बैंक है, उसमें लोग सोच समझ कर खरीदारी कर रहे हैं अभी। लेकिन जिन लोगों ने पहले खरीदारी कर लिया उसके बारे में हम लोग देखेंगे, वो फंसे हुए हैं वो उसमें क्या करें, होल्ड करें, बाय करें, सेल करें, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और हम इस वीडियो में आरबीएल बैंक है उसकी न्यूज़ को देखेंगे, फाइनेंशियल्स को देखेंगे इसके, और क्वार्टर फोर के मैंने पहले ही बोल दिया इसके थोड़े बहुत देखेंगे हम क्वार्टर फोर के रिजल्ट को, फंडामेंटल्स मेन अपन फंडामेंटल्स देखेंगे इसमें, और इसकी कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। तो इसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरबीएल बैंक के, उनका नाम क्या है, बिस्वाबीर आहूजा। तो बिस्वाबीर आहूजा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक तर्क दिया था कि जो आरबीएल बैंक है उसमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है हम लोगों को। तो उसको चलिए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, उसी स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। तो इनका कहना है कि जो आरबीएल बैंक है उसमें गिरावट एक कारण से देखने को मिला है, क्योंकि जो इसके शेयर्स है उनमें लगातार बिकवाली हो रही है, लगातार इसके शेयर्स लोग सेल कर रहे हैं। ये सेल किस कारण से कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में अभी नर्वसनेस है। नर्वसनेस किस कारण से, उसको देखते हैं। नर्वसनेस किस कारण से, ड्यू टू द possibility of higher bad loans and deposits outflow इन दी आफ्टरमैच ऑफ द ईएस बैंक मोराटोरियम। मतलब जो नर्वसनेस है वो दो कारण से, पहला कारण क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ हायर बैड लोन्स, मतलब जो आरबीएल बैंक है उसमें संभावना है कि जो उसके लोन्स है वो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके जो बैड लोन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा है डिपॉजिट्स आउटफ्लो। तो चलिए अब हम दोनों रीजन्स को डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं कि जो उसके लोन्स हैं वो बैड लोन्स में कन्वर्ट होकर कैसे बढ़ जाएंगे, उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए हम सब जानते हैं कि जो आरबीएल बैंक है उसका ज़्यादातर बिजनेस किस पे डिपेंड है, होलसेलर रिटेलर्स पे। और ये बंधन बैंक जैसा माइक्रो फाइनेंशियल्स बिजनेसेस को ही लोन देता है, मतलब जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं उसको ही लोन देता है और छोटे छोटे जो कॉपरेटर्स हैं, स्मॉल फाइनेंशियल कॉपरेटर्स, इनको ही लोन देता है। तो अब हम ही सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के कारण अभी सब छोटे या बड़े सभी ज़्यादातर इंडस्ट्री, ज़्यादातर बिजनेस सभी बंद हैं। तो जिस कारण से अभी इकोनॉमी है उसमें भी अभी स्लो डाउन चल रहा है। और अगर कोरोना वायरस ठीक भी हो जाता है तो उसका इफेक्ट तो रहेगा अगले 1-2 साल के लिए इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी में डाउनफॉल चलता ही रहेगा, जिस कारण से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो इसके लोन चुकाने में शायद असमर्थ हों। ऐसा मेरा मानना है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो इसके लोन चुकाने में असमर्थ हों। तो जो इसके लोन्स बढ़ेंगे तो जो इसके गुड लोन्स है वो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो बैड लोन्स इसके बढ़ जाएंगे। ये संभावना आप समझ गए होंगे कि कैसे इसके जो बैड लोन्स है वो बढ़ जाएंगे। और जैसे ये बैड लोन्स बढ़ते हैं तो बाद में बैड लोन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनपीए में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये बढ़ते हैं तो बैंक के लिए ये गलत न्यूज़ होती है, बैंक के लिए बैड न्यूज़ होती है, बैंक के अपोजिटली वर्क करता है ये, मतलब एनपीए बढ़ जाएंगे। तो ये आरबीएल बैंक के लिए बैड न्यूज़ होगी। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बढ़ते हैं तो वो टायर वन जो कैपिटल होती है उसको खत्म कर देते हैं। बैंक में टायर वन कैपिटल होती है, उसको समझते हैं होती क्या है टायर वन कैपिटल, शॉर्ट में समझ लेते हैं। टायर वन कैपिटल होती है कि जो बैंक है वो अभी प्रेजेंटली कंडीशन में अगर उसके डिपॉजिटर्स पूरे पैसे निकालना चाहे, मतलब आम आदमी उसमें से पूरा पैसा निकालना चाहे, तो वो कितना पैसा उनको दे सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उस कैपिटल को टायर वन कैपिटल। मतलब जो एनपीए है वो पूरी टायर वन कैपिटल को खा जाता है। तो ये बैंक के लिए एक गलत इफेक्ट पड़ता है, मतलब एनपीए बढ़ते हैं तो बैंक के लिए अपोजिटली वर्क करता है ये। तो अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पॉइंट में क्या है, कैसे इसका हायर बेड लोन्स बढ़ेगा, मतलब बेड लोन्स कैसे इसका बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट को समझ लेते हैं, डिपॉजिट्स आउटफ्लो। तो मतलब डिपॉजिट आउटफ्लो का मतलब क्या है कि जो इसमें आम आदमी है या तो बट जिन जिन ने इसमें डिपॉजिट किया था आरबीएल बैंक में, जिन जिन का अकाउंट था उन लोगों ने इसमें डिपॉजिट किया, ठीक है। अब उस डिपॉजिट को इन लोग विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ किस कारण से कर रहे हैं उसका भी हम लोग रीजन देख लेते हैं। मेरा मानना है कि लोग विड्रॉ इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन है। तो और लोगों को अभी सैलरी नहीं मिल रही और हम सभी जानते हैं लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के कारण अभी सारे बिजनेसेस बंद हैं, ज़्यादातर मतलब बिजनेसेस बंद हैं, जिस कारण से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही। तो जो आरबीएल बैंक में जितने पैसे जमा हैं वो सभी लोग निकाल रहे, विड्रॉ कर रहे हैं। तो दूसरा रीज़न क्या होगा, डिपॉजिट्स आउटफ्लो, मतलब जो इसके डिपॉजिट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं बैंक से। तो अब दोनों रीजन्स को तो समझ गए होंगे। तो चलिए अब और आगे इसको और डिटेल में समझते हैं। और दोस्तों एक बात और समझिए कि अभी लॉकडाउन है जिस कारण से लोगों को अभी सैलरी नहीं मिल रही, जिससे वो अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पा रहे, जिससे बैंक में जो पैसा है वो आ नहीं रहा। जो जो बैंक ने आरबीएल बैंक ने जिन जिन को लोन दिया था वो भी अब इसके पैसे रिटर्न नहीं कर रहे, तो अभी बैंक में तो पैसा आ नहीं रहा।
तो वो बैंक का पैसा है वो कम हो रहा है, और जो इसके लोन्स है वो भी नए लोन्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी लोन्स हैं वो तो बढ़ रहा है, न्यू लोन्स बढ़ रहे हैं इसके, और बैंक में पैसा आ नहीं रहा, तो वो लोन्स नए लोन्स किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बैड लोन्स में, जिस कारण से उसके बैड लोन्स बढ़ रहे हैं। तो अभी बैड लोन्स बढ़ रहे हैं तो उसके एनपीए भी बढ़ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, एनपीए बढ़ रहे हैं, तो जिस कारण से बैंक के ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है, आरबीएल बैंक है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है और अभी और स्लो डाउन आना है, रिसेशन आना है बहुत। तो जो स्मॉल बिजनेसेस और स्मॉल सेगमेंट है उन पे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो जिससे जो बैंक है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट बैंक पर इफेक्ट करेगा, मतलब बैंक पर भी इसका इफेक्ट होगा। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्मॉल सेगमेंट है, वो बंद हो सकते हैं अगर रिसेशन ज़्यादा आ गया, तो ये बैंक को भी इफेक्ट करेगा बैड लोन्स के जरिए। और अभी जो बिजनेस चल रहे हैं उनके कारण तो इस पर बैड लोन्स आएगा ही आएगा, क्योंकि इसने पहले से लोगों को लोन दे दिया, और जो भी नए बिजनेस जो स्टार्ट होने थे वो भी अब इस रिसेशन के कारण स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, जिस कारण से जो इसका इफेक्ट भी बैंक को देखने को मिलेगा, बैंक के ऊपर इसका भी इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि जो भी नए जो बिजनेस स्टार्ट होने थे वो भी स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। तो जो ये लोन्स देते हैं जिसके बदले इंटरेस्ट कमाते हैं, तो वो भी अभी कमा नहीं पाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि दोनों जो बिजनेसेस हैं जो अभी चल रहा है और अभी जो स्टार्ट होने वाले थे लेकिन अब वो नहीं होंगे इस रिसेशन के कारण, तो दोनों ही ये आरबीएल बैंक पे कैसे इफेक्ट करते हैं। तो अब आप फर्स्ट पॉइंट को डिटेल में समझ गए होंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ हायर बैड लोन्स कैसे है, संभावना इसके जो बैड लोन्स है उनके बढ़ने की। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये रिलीज़ हुआ था 1 अप्रैल को, यही बैंक ने कहा था जो मैंने आपसे बोला है कि जो भी बिजनेसेस चल रहा है उनको तो ठीक है, वो तो बैड लोन्स के जरिए बैंक को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो नए बिजनेस को शुरू होना था वो भी इसको इफेक्ट करेंगे, और जो न्यू लोन्स टर्निंग इनटू बैड लोन्स, मतलब जो नए लोन्स है वो भी बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आगे भी यही कहा है इसके सीईओ ने कि जो इसका स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी है उस पर ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, जिस कारण से दैट इज़ अ समथिंग वी आर लुकिंग इनटू वेरी केयरफुली। ये बहुत डिटेल में बहुत केयरफुली इनको देख रहे हैं, और सम ऑफ दैट इम्पैक्ट हैज़ स्टार्ट शोइंग अप ऑलरेडी इन अवर क्वार्टर मार्च नंबर। मतलब इनका कहना है कि इम्पैक्ट बैंक पे तो पढ़ना था, मैंने आपको पीछे ही बता दिया, और इम्पैक्ट ये पढ़ना स्टार्ट हो गया बैंक के ऊपर, आरबीएल बैंक के ऊपर। जो इसके जो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट है उनमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिला हम लोगों को। अभी हम इसके रिजल्ट को भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए अब इस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो टू हेल्प बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स टाइट ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ सडन स्टॉप इन इनकम, द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया हैज़ अलाउड बैंक्स टू ऑफर टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल बोरोवर्स अ 3 month मोरेटोरियम। मतलब जो आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने बैंकों को ऑर्डर दे दिया, मतलब अलाउ कर दिया, ऑर्डर नहीं दिया, अलाउ कर दिया कि वो अब बैंक्स को लोन दे सकते हैं ये 3 महीने के मोरेटोरियम में भी। जो बिजनेसेस हैं, जो कस्टमर्स टाइट हैं, उनको ये लोन दे सकते हैं। तो इसमें क्या न्यू लोन्स रहेंगी ये, और अगर ये चुका नहीं पाए तो ये न्यू लोन्स भी बैड लोन्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, जिससे एनपीए बढ़ेगा, एनपीए बढ़ेगा तो आप पूरी कंडीशन मैंने आपको पीछे ही बता दिया, अब इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं। अब चलिए और आगे देख लेते हैं। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने तो अलग कर दिया है ये बिजनेसेस को लोन देना और कंज्यूमर टाइप्स को लोन देना। तो इसके ऊपर जो आरबीएल बैंक है उसने क्या अप्रोच दिखा, तो चलिए अब आरबीएल बैंक के अप्रोच को देख लेते हैं। तो आरबीएल बैंक के सीईओ का कहना है, आहूजा जी का कहना है कि जो आरबीएल बैंक है उसने फैसिलिटी अवेलेबल कर दी है माइक्रो फाइनेंशियल कस्टमर्स के लिए, स्वचालित एक फैसिलिटी अवेलेबल कर दी, मतलब ऑटोमेटिकली माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स को फैसिलिटी अवेलेबल कर दी है। और अगर कोई कस्टमर्स की इच्छा से पे करना चाहता है बैंक में तो वो रेगुलर शेड्यूल के अनुसार पे कर सकता है, और बैंक ये अलाउ कर देगा उसको पे करना। और तीसरी बात सुनिए, जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं एंड होलसेल बोरोवर्स वुड हैव टू बी अप्रोच द बैंक टू गेट अप्रूवल फॉर द मोरेटोरियम। मतलब जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं और होलसेलर बोरोवर्स हैं तो उनको पहले बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा, उसका अप्रूवल चाहिए रहेगा इस लोन्स के लिए, मतलब अपने क्रेडिट कार्ड को जारी रखने के लिए। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो आरबीएल बैंक ने क्या अप्रोच लिया है आरबीआई बैंक की जो स्टेटमेंट जारी किया था उस पर। अब चलिए दोस्तों, इधर तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अगर कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं आउटलुक्स ऑन एसेट्स क्वालिटी ड्यू टू द लॉकडाउन। चलिए आगे देख लेते हैं। जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, उसने जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी सभी रेटिंग को नेगेटिव कर दिया है। ये नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेट हम लोग ने पीछे भी दिख लिया कि कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी की कंडीशन में अभी स्लो डाउन आया है, और ये स्लो डाउन अगले आने वाले 1-2 साल तक भी चलते रहेगा, जिस कारण से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर होता है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर होता है। जिस कारण से जो मूडीज़ रेटिंग एजेंसी है उसने सभी बैंकिंग सेक्टर, मतलब जो सभी बैंकिंग शेयर्स है उनकी रेटिंग को नेगेटिव कर दिया ज़्यादातर। चलिए आगे देख लेते हैं। जो आहूजा जी हैं उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि जो आरबीएल बैंक विल बी नो एक्सपेक्टेशन, मतलब आरबीएल बैंक आगे भी कुछ अपेक्षा नहीं करेगा, मतलब इसको कुछ अपेक्षा नहीं है अभी एसेट्स को लेकर। उसकी जो एसेट्स क्वालिटी है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, वो डिपेंड करेगी कि कितना इम्पैक्ट करता है कोविड-19 इंडियन इकोनॉमी के ऊपर।
तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आहूजा एक्सपेक्ट द अप्रैल जून क्वार्टर टू बी टफ, मतलब इनका मानना है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो अप्रैल और जून का क्वार्टर है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए टफ हो सकता है और इनके बैंक के लिए क्वार्टर टफ हो सकता है क्योंकि कोविड-19 के कारण। अब चलिए आगे देख लेते हैं। फॉर द टाइम बिंग टफ आरबीएल बैंक इज एक्सपेक्टिंग इट्स बिजनेस रिमेन फ्लैट इन दी जून क्वार्टर, मतलब ये भी एक्सपेक्ट अभी से करने लगेंगे इनका जून क्वार्टर फ्लैट होगा, इनका मानना है। लेकिन अब क्या पता क्या होगा, कहीं डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, भी इनका मानना है कि फ्लैट ही रहेगा। अब और आगे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो तो बहुत लंबी हो रही, तो इसी कारण से हम लोग अब छोटे छोटे पॉइंट को, मतलब जो हाईलाइटेड पॉइंट है क्वार्टर फोर के रिजल्ट को, उनको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिपॉजिट्स को, तो डिपॉजिट्स की बात करें तो इसके जो डिपॉजिट्स रहे क्वार्टर फोर में वो रहे अप्रॉक्स 57,812 करोड़ रुपीज़। आप भी देखिए इतने इसके डिपॉजिट रहे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप्रॉक्स 1% की कमी देखने को मिली है, ईयर ऑन ईयर है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कमी देखने को मिली है, अप्रॉक्स 8% की डिपॉजिट कम है। तो आप देख सकते हैं लोग इसमें अभी भरोसा नहीं कर रहे, आम आदमी हो या गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट बॉडीज़ ने भी इसमें से पैसे निकाले हैं और कॉपरेटिव्स ने भी इसमें से पैसे निकाले हैं, और अभी जिस कारण से आम आदमी डर रहा है और वो भी इसमें से पैसे निकाल रहा है, मतलब अभी कोई इस पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसी कारण से अभी कोई डिपॉजिट नहीं कर रहा है, डिपॉजिट का विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी चर्चा हम इसी पॉइंट के ऊपर पीछे करेंगे। और देख लेते हैं अभी डिपॉजिट तो देख ले क्वार्टर फोर के। अब और देख लेते हैं और डिटेल में देख लेते हैं इसके पैरामीटर्स को, तो चलिए देखते हैं। एडवांसेस को देख लेते हैं, इनको लोन्स भी बोलते हैं, तो लोन्स को देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर के जो टोटल लोन रहे हैं वो रहे हैं अप्रॉक्स 58,019 करोड़ रुपीज़, वहीं पिछले क्वार्टर थे अप्रॉक्स 54,308 करोड़ रुपीज़। मतलब देख सकते हैं जो आरबीएल बैंक है उसने जो बिजनेसेस या इसके जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को लोन ज़्यादा दिया है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा। तो इसके लिए निगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर इन लोगों ने इसका लोन नहीं चुकाया तो ये बैड लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, बैड लोन बढ़ेगा तो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा, एनपीए बढ़ेगा तो ये पूरी टायर वन की कैपिटल को खा लेगा, जिससे जो आरबीएल बैंक है वो कॉमन लोगों के पैसे नहीं दे पाएगा। यही ईयर बेसिस पे अप्रॉक्स 7% की बढ़ोतरी हुई, जैसा कि हमने पीछे देखा है। अब चलिए डिपॉजिट को हमने पीछे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लिया, तब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो इसके जो इस क्वार्टर इसके जो डिपॉजिट रहे वो रहे अप्रॉक्स 57,000 करोड़ रुपीज़, वहीं 58,000 करोड़ रुपीज़ पिछले क्वार्टर थे। मतलब डिपॉजिट लोगों ने विड्रॉ किया है, अभी इसके ऊपर भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप्रॉक्स 1% की चेंज आई डिपॉजिट में, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अप्रॉक्स 8% का चेंज देखने को मिला हमको। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस क्वार्टर इसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है अप्रॉक्स 18,150 करोड़ रुपीज़ का, और वहीं पिछले क्वार्टर किया था अप्रॉक्स 16,840 करोड़ रुपीज़ का। मतलब इसने इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर की अपेक्षा अप्रॉक्स 8% का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये इसके लिए अच्छी न्यूज़ है। तो ये दो न्यूज़ तो इसके लिए बुरी थी। अब और तो चलिए आगे देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपसे अभी टायर वन कैपिटल फंड की बात कर रहा था, तो इस क्वार्टर इसका जो टायर वन कैपिटल रही है वो रही है अप्रॉक्स 10,324 करोड़ रुपीज़, वहीं पिछले क्वार्टर थे अप्रॉक्स 10,236 करोड़ रुपीज़, वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल जो थी अप्रॉक्स 7,210 करोड़ रुपीज़। तो देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी जो टायर वन की कैपिटल बढ़ी है, इसके लिए अच्छी न्यूज़ है, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ी है, इसके लिए अच्छी न्यूज़ है। तो चलिए अब टायर वन कैपिटल को देख लिया, लोन्स को देख लिया, इन्वेस्टमेंट को देख लिया और इसकी डिपॉजिट को देख लिया। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो इसका SLR, मतलब जो इसका लिक्विडिटी रेशियो है, वो इसका क्वार्टर इसका जो लिक्विडिटी रेशियो रहा वो रहा है अप्रॉक्स 7.1%, वहीं पिछले क्वार्टर जो था अप्रॉक्स 7.2%, वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल था अप्रॉक्स 7.7%। तो ये इसके लिए बुरी न्यूज़ है, क्योंकि इसका जो लिक्विडिटी रेशियो है वो कम होते रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। तो अब हमने इसका टायर वन कैपिटल देख लिया, इसका डिपॉजिट देख लिया, इन्वेस्टमेंट देख लिया और इसका लोन्स देख लिया और SLR देख लिया। अब चलिए बताता हूँ मैं आपको कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, क्या ये सेफ़ है कि नहीं। तो चलिए अब देखते हैं सेफ़ है कि नहीं। तो पहला पॉइंट ये है कि लोग अभी इसमें भरोसा नहीं दिखा रहे, डिपॉजिटर्स इसमें भी भरोसा नहीं दिखा रहे, इसमें से वो पैसे अपने विड्रॉ कर रहे हैं। और एक और रीज़न है कि इसमें से जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और कोऑपरेटिव्स जो हैं उन लोगों ने भी इसमें से अपने पैसे को विड्रॉ किया है। तो जो आम लोगों के दिमाग में ये एक डर पैदा कर सकता है कि गवर्नमेंट बॉडी इसमें से पैसे विड्रॉ कर रही है तो क्या इसमें कुछ खराबी होने वाली है। तो इसमें आप सतर्क रहें। तो इसमें आप इसके जो डिपॉजिट के ऊपर नज़र बना के रखें। अभी इसका जो डिपॉजिट कितने हैं, अप्रॉक्स 57,000 करोड़ रुपीज़ का डिपॉजिट है, उसके ऊपर आप नज़र बना के रखें। जो अगले क्वार्टर कितना होगा, अगर अगले क्वार्टर बढ़ा तो ठीक है, इसके लिए गुड न्यूज़ है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। और कमा तो आप इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा, इसकी कुछ गलत न्यूज़ तो नहीं है, क्या ये किसी कांड में तो नहीं फंसने वाला। तो आप इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। तो चलिए अब एक पॉइंट तो देख लिया कि इसके डिपॉजिट्स। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बस इसके डिपॉजिट के ऊपर नज़र रखिएगा कि लोग इसमें कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना विड्रॉ कर रहे हैं। अगर डिपॉजिट ज़्यादा है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, और डिपॉजिट नहीं कर रहे, विड्रॉ कर रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि
जब इसके ग्राहक की इसके ऊपर शक कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्या कौन होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले। तो आप समझ ही गए होंगे इसको पूरी डिटेल को जो मैंने आपको न्यूज़ दी है और आपको बताया कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और आप इसकी डिपॉजिट्स के ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखिएगा। और एक और इसके लिए आप गुड न्यूज़ देख लेते हैं। अभी तो हमने इसकी बैड न्यूज़ देखी इसके डिपॉजिट्स के बारे में। अब इसकी गुड न्यूज़ देख लेते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी ग्रोथ अच्छी दिखाई और इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब ये इसके लिए अच्छे संकेत है। 3 पॉइंट देख लिए। और प्रॉब्लम हमने तो पहले ही देख लिया कि इसकी डिपॉजिट्स को लेके प्रॉब्लम है और दूसरा इसकी एसेट्स क्वालिटी पोजीशन को लेकर प्रॉब्लम है। और प्रॉफिट और लॉस तो दिन ब दिन होते ही रहता है, लेकिन आप इसकी डिपॉजिट को नज़र रखिएगा। प्रॉफिट पे मत जाइएगा कि डिपॉजिट कितना हो रहा कितना निकल रहा, फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। धन्यवाद।